जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी गोधूली। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 3। भारत से हम क्या सीखे। इसमें हम लोग अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और आइए अभी देखिए भारत से हम क्या सीखे। इस चैप्टर लेसन का वर्ड मीनिंग सही है ना। लेसन नंबर 3 भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे। बाबू इस भारत से हम क्या सीखे इस कहानी का लेखक कौन है? मैक्स मूलर। आप बता सकते हो कि मैक्स मूलर के जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 1800 कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी हुआ था। जर्मनी नहीं हुआ था, जर्मनी में हुआ था, है ना। और इनका मृत्यु जैसे जन्म है और मृत्यु है बाबू। मृत्यु हुआ था 1900 में मृत्यु हुआ था। यानी कितना साल जीवित रहे? 77 साल ये जीवित रहे। कितना साल जीवित रहे? 77 साल। 80 से 70 से 80 के बीच में सभी लेखक लगभग अभी तक हम लोग 5-6 को चैप्टर पढ़े हैं। 5-6 चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने एक ही चीज सीखा है कि 70 से 80 के बीच में सभी लगभग उनका मृत्यु हो चुका है ना। तो देखिए इसमें भारत से हम क्या सीखे। इसमें एक बात था कि भारत का सच्चे भारत का जो निवास हो कहाँ होता है? गांव में होता है। सच्चे भारत का निवास गांव में होता है, ठीक है। और इसमें एक बात और है, सच्चे भारत का निवास गांव में तो होती जरूर है, बट एक बात और है कि हाँ तो वो आएगा, क्वेश्चन आएगा ना तो वाला हम बता देंगे, ठीक है। चलिए अभी चले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आएगा लेकिन क्वेश्चन तो आएगा ही, है नहीं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग अभी चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत से, देखना तो बेटा कलर चेंज करेंगे तो भारत से अरे भारत से भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय, यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है भारत को पहचानना, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। यानी यूरोपियों को भारत के बारे में जानना इतना आसान नहीं है नहीं। लेकिन ये लोग चाहते हैं जानना, वांछनीय। ये लोग जानना चाहते हैं किसके बारे में? भारत के सांस्कृतिक, यहाँ के सांस्कृतिक पूरा विश्व में, इस देश का सांस्कृतिक पूरा विश्व में विख्यात है, ठीक है। यहाँ बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग का जन्म जो है, बहुत बड़े बड़े साधु संत का जन्म जो है भारत देश में हुआ है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति भारत के पेड़ पौधों के नीचे
जंगल झाड़ियों में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। भारत एक ऐसा देश है जो कि कुछ साधु संत जंगलों में भी रह के तपस्या किए, जिनसे उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कुछ लोग जैसे में गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। 500 इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया, पीपल के वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सद्युधन। और इनके माता का नाम महामाया। इनके दो माता थे, एक सौतेली माँ थी। सौतेली माँ का नाम गौतमी, और उनका क्या नाम था? महामाया। और इनका एक बेटा था। चलिए अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर पे, ठीक है? इस चैप्टर में, लेकिन ये सब जो बोल रहे थे हम इस सब चैप्टर में नहीं था। कैसे कैसे होने चल गए जी? चलो होता है कभी कभी। कहा क्या बोल रहे हैं? किनका मृत्यु हुआ था? 483 ईसा पूर्व ही, ठीक है। और जन्म 563 ईसा, ये जन्म हुआ, ये मृत्यु हुआ, ठीक है। 483 में मृत्यु और 563 में जन्म। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है लेखन ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया? लेखक ने बताया है कि जिन्हें भू विज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीवों के अध्ययन में, पुरातत्व के ज्ञान में एवं नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान की आवश्यकता। अगर यदि जो आप वनस्पति जगत में ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं, आप जीवों के अध्ययन के लिए ज्ञान चाहते हैं, भू विज्ञान के लिए ज्ञान चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान की आवश्यकता होगा, तभी आपको इन सभी चीजों के ज्ञान की प्राप्ति होगी। चले आगे की ओर। आगे है बाबू कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारतीय ग्रामीण सांस्कृतिक में सच्चे भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुण, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर भरा होता है। सच्चे भारत का निवास गांवों में है, ग्रामों में है। गांव एक खेत खलिहानों में है, सच्चे भारत का निवास गांव में है। सच्चे भारत का निवास कहाँ है? गांव में है। सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग, ये सब जो है, ये सब निवास करते हैं कहाँ? आपको शहरों में सहयोग नहीं मिलेगा, आपको गांवों में सहयोग मिलेगा। शहर में आपको कर्ज मिलेगा, लेकिन गांव में आपको सहयोग मिलेगा। सहयोग जैसे जिसको हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं पैचा नीचा। पैचा नीचा समझते हैं? पैचा नीचा ये आप लोगों को गांव में मिलेगा, शहर में नहीं। शहर में लोग छत्ता पर से देख लेंगे। आपको सच्चाई, प्रेम भाव जो है गांवों में मिलेगा।
आप गांव घर में किसी के घर जाइएगा ना गांव में, तो आपको एक लोटा पानी अच्छा से प्यार से मिलेगा। लेकिन शहर में जाइएगा ने तो भिक्सलरिया वाला बोतलिए मंगाते मंगाते 1 घंटा लग जाएगा। समझते हैं? और गांव में क्या होता है, मारता है 2 हंडिल, कड़ाक से ठंडा पानी ला के देता है एकदम गिलास में। समझते हैं? गांव का ये प्यार है। गांव में किसी के घर के पास जाइएगा नहीं तो कुछ न कुछ आपको जरूर 1 गिलास दूध मिल जाता है। कितना आनंद आता है पीने में, कितना मजा आता है, क्या सुकून है नहीं? लेकिन शहर में जाइएगा नहीं तो पता है आपको, मेरा घर में बहुत गर्मी है, हम तो बिना एसी के, हम एसी वाला है, वो एसी से निकला है। समझा? तो मैंने कि शहर में इस प्रकार के, लेकिन गांव में रहने वाला लोग से मिलने का मजा ही कुछ और होता है। समझते हैं बात को? और ये प्यार आपको नहीं मिलेगा शहर में। समझे? जो प्यार, सम्मान, मान सम्मान जो आपको मिलेगा गांव में, वो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए लेखक कह देते हैं ने कि मेन जो भारत का मेन निवास, सच्चे भारत का जो निवास स्थान है ने, कहाँ है? अब ही ना है कि खाली भारत, ये नहीं लेखक के कहने का तात्पर्य कि भारत खाली गांव के लोग लिखता है, नहीं, ये सब चीज नहीं समझिए। भारत के बारे में थोड़ा सांस्कृतिक बातें लेखक सिखाना चाहते हैं लोगों को, है ना जी? लोगों को संस्कार, सांस्कारिक बात भी सिखाना चाहते हैं कि सच्चे जो भारत का निवास है वो गांवों में है। लेकिन लोग समझते हैं उस चीज को किस प्रकार से, है नहीं? चलिए, तो इन सभी ग्रामीणों में जो है इन सभी चीजों के कूट कूट के भरा हुआ है नहीं? कि घर में बेटा कुछ न रहे, कुट कुट के कैसे जन्म होता है, उसी दिन से, जिस दिन मैया बाबू डेगा डेगी देने लगते हैं उसी दिन से सिखाते हैं, ले बेटा एगो थारी में रोटी देते हैं, बेटा पापा के दे लाओ। उसी दिन से संस्कार सिखाना लोग स्टार्ट करते हैं। सही बात है नहीं? पापा को दूर में खाना खाने के लिए मम्मी बैठा देती है, पापा वहां बैठे होते हैं, मम्मी यहाँ रोटियां बना रही होती है, और एक छोटी सी बेटी होती है जो डेगा डेगी जब दे रही होती है, उसी दिन उसको थारी दोनों हाथ में पकड़ा के और उसी दिन से संस्कार देना स्टार्ट करती है, लो बेटा पापा को दे लो, भला के ले जाते गिरा दे। कभी कभी ऐसे भी होता है, लेकिन संस्कार वहीं से देना शुरू करते हैं। उसी चीज को तो कहा गया है कि गांवों में संस्कार कूट कूट कर भरा है। लेकिन शहरों में पता है क्या होता है? शहरों में तो किसी के बच्चे जो होते हैं, सुबह में लैट्रिन करेगा नहीं से 12 बजे दिन में धोएगा। पता है वो क्या उसको पहनाते हैं? क्या बोलते हैं उसको? पैकेज, हैकीज। वो पहना देगा और हम कितनों करते रहे सब कुछ, है नहीं? कर कर के उसी में सब सिंगार ले रहेगा। समझ रहे हो, है ना जी? अब क्या करेगा उसको 13 बजे तक? तो शहर में क्या सीखता है? क्या वो सन का पानियों लाग देगा, पिए न मन करेगा। तो शहरों का संस्कार ये है, समझ रहे हो? खैर ज्यादा उतना बेइज्जती नहीं करो। हाँ, और कैसे गांवों ग्रामों में कुट कुट के भरा है, कुछ बातें समझ में आई? आगे की ओर बढ़े दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है बेटा कि भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायत में विद्यमान है। जिन लोगों को अत्यंत सरल और राजनैतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध, प्राचीन युगीन कानून के पुरातन रूपों के विषय में हुए अनुसंधान की महत्ता को समझने की क्षमता प्राप्त करनी है, उनके लिए भारत की ग्राम पंचायत को लेखक ने
महत्वपूर्ण बताया है। लेखक ने ग्राम पंचायत को महत्वपूर्ण इसलिए बताए हैं कि गांव के ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के लिए एक अति महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या अति महत्वपूर्ण बातें हैं? गांव ग्राम में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता है तो वो अपना पंचायत तक में सीमित हो जाता है और अपने में मैनेज करके अपनी सारी समस्याओं का हल कर लेते हैं। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। शहर में 100 नंबर और 112 नंबर चलता है। तुरंत फोन कीजिए, एगो के आगे एगो के पीछे बैठावेगा। समझ रहे हो? तो ये शहरों की बातें हैं और यहाँ मार के तोड़ा तोड़ी हो जाता है, लेकिन फिर भी गांव ग्राम के लोग समझौता आपस में करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे सगरो ये वाला बात खत्म होते जा रहा है नहीं? छोटी छोटी बातों के लिए समस्याओं का समाधान हम लोग के गांव ग्राम में 4 आदमी बैठ के एक जगह, जिसको देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, पंचायती, है नहीं? पंचायती करके लोग अपने समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, है ना जी? चले दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स ने संबंध किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों? लेखक ने वारेन हेस्टिंग द्वारा 172 दारिस मतलब दारिस मतलब प्राचीन सोने का, प्राचीन सोने के सिक्के के हड़िया कुछ उसको बोलते घड़ा, 172 घड़ा मिला था और हम 172 सिक्का था तो 172। लेकिन इस आगे पहले पढ़ लेते, इसके बाद इसको हम समझाते हैं। 172 दारिस नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझना एवं मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा है, क्योंकि वह एक धरोहर था, अन्वेषण का विषय था। देखिए ये 172 कहाँ मिला था ये जी? वाराणसी उत्तर प्रदेश में मिला था 101 घड़ा, जिसमें 172 सिक्का था, लेकिन सोने के सिक्का था। लेकिन इस सोने के सिक्के का जो महत्व था, इस सोने के सिक्के के महत्व का लोग नहीं समझ पाए। इसको दूसरा जगह भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में दिया गया। उसको भी इसका उपयोग, इसका महत्व का लूर नहीं था, जिसे कहा किया लोग गला दिए थे। इसका महत्व के बारे में समझदारी ज्ञान ही नहीं था कि इसका क्या उपयोग है। इसलिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से, काशी से, वाराणसी से, कहाँ से? वाराणसी से। काशी और वाराणसी दोनों लगभग में है, अलग अलग है लेकिन लगभग जगह पर है नहीं? तो वहाँ से लोग कहाँ भेज दिए थे? इसका महत्व को लोग समझा ही नहीं। समझना, मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण, ये गला दिया, ये उसका महत्व को नहीं जाना, क्योंकि वह एक धरोहर था, है नहीं? चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? लेखक के अनुसार सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी दांत
बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफिर से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती है। और इसमें लेखक के अनुसार ये बात बताया गया। 7 भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, इस चीज को देखिए, स्पष्ट करना है। भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। कहाँ ये ज्ञान विद्यमान है? भारत में। कहाँ? यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। यहाँ की सांस्कृतिक भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में अवगाहन का अवसर मिलता है। देखो, यहाँ के सांस्कृतिक के कारण, अभी बता रहे थे ने, यहाँ के सांस्कृतिक से पूरा रहने दीजिए ने। ओए, यहाँ के सांस्कृतिक को देखकर ही लोग जो ऐसे क्या करते, एकदम मतलब कि पूरा विश्व में ये विख्यात है यहाँ के सांस्कृतिक भाषा, जो कभी अभी तक अज्ञात थी। अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में मान्य है। मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं? मैक्स मूलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता है। इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, गौथिक और एग्लो सैक्सन जैसी ड्यूटानिक भाषाओं, केल्टिक तथा अस्लाव भाषाओं में विद्यमान समानता की समस्या को आसानी से हल किया जाता है। ये सभी समस्याओं का हल गांव ग्राम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिख दिया? संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पश्चात जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए? ठीक तो है? कुछ लिखा है? अब ठीक है। संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से मानव जाति के बारे में पाश्चात्य जगत के विचार व्यापक और उदागर बने हैं। लाखों करोड़ों अजनबी तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य की भांति गले लगाने की संस्कृति का विकास हुआ है। हमारे देश में इन सभी चीज़ों का विकास हुआ है। इसके अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है। मानवीय विकास हमारे भारत में बहुत ज़्यादा हुआ है ने, संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है। जो पहले नहीं हो पाया था,
इसके अध्ययन से पश्चात जगत में विश्व के प्राचीनतम अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सका। कहाँ? पहले जो ना किया जा सका उसे उस बिंदु, उस बात पर विचार करके उसका ज्ञान की प्राप्ति किया गया। आगे देखिए, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपादन और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? भारत ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियां का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क का विकास जो है सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ है नहीं? साक्षात्कार एकदम देख रहा है आंखों के सामने। जैसे गौतम बुद्ध का देखे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति जो बहुत सारे लोगों के सामने हुआ है। भलाकि हम लोग उस समय की बात को नहीं पूर्ण रूप से जान पाते हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ है ना, बहुत सारे लोगों के नज़र के सामने हुआ है। कहानियां जानिएगा, उन्हें लोग खीर खिलाए हैं, पता आप लोगों को? उन्हें कुछ लोग खीर, एक स्त्री है वहाँ एक जगह का नाम है, वो खीर खिलाई थी। वो भूखे प्यासे अपने तपस्या में लगे हुए थे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के। ठीक है, यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है, जो कि विश्व के दार्शनिक इस बात पर चिंता का विषय बना हुआ है कि यहाँ के लोग कैसे इन सभी चीज़ों पे ऐसे कर लिया है। जैसा जैसा भारत के कुछ महापुरुषों ने, कुछ अच्छे इंसानों ने कर दिखाया है नहीं? यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण का सानिध्य मिलता है, जो भूमंडल में अन्यत्र नहीं है, जो भूमंडल में भी उपस्थित नहीं है। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझना, जानना एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवागंतुक अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने के नवीन स्वपदसी को आज का सिकंदर कहा है। अतिशयोक्ति नहीं है, यह उचित है। इसमें सिकंदर किसे कहा है? भारत ने, लेखक ने सिकंदर किसे कहा है? स्वपरदर्शी को। ठीक है, किसे कहा है? स्वपरदर्शी। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, अथवा धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? भारत से हम क्या सीखें? पाठ के आधार पर बताएं। भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यह धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य झियमा रूप। तो इसमें देखिए हम लोग चल रहे थे,
भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य झियामा रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म के भूमि है। भारत क्या है? भारत वैदिक धर्म के भूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्म भूमि है। बौद्ध अभी बता रहे थे ने, बार बार हम गौतम बुद्ध के बारे में बता रहे थे। देखो, भारत जो है ऐसा भूमि है जहाँ बौद्ध धर्म का जन्म हुआ है। बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ है? भारत में ही। पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। इसीलिए भारत को एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है। समझे? भारत बौद्धिक धर्म का जन्मभूमि है जी। बौद्ध धर्म का जन्मभूमि कौन है? चले क्वेश्चन नंबर 13 में। इसमें आइए, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित रही है। पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित रही है। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? लेखक किसी विषय के भूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है। माने कि किसी बिंदु तक पहुंचना ही उसे मुख्य इतिहास मानते, क्योंकि वहीं से उस विषय की मौलिकता, उसका विकास तथा उसकी शाखाओं तथा जीवन मूल्य ज्ञात होता है तथा उसका अध्ययन फलदायी होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इसको देख लीजिए। लेखक ने नीति कथाओं के, यहाँ 15 नंबर होना चाहिए, ठीक है, के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्रों में नवजीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित रही है। भारत में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु इसमें निहित समस्याएं समाधान की प्रतीक्षा में है। लेखक ने एक उदाहरण देकर बताया है कि शेर की खाल में गधा वाली कहावत, ये एक कहावत है, शेर की खाल में गधा वाली। चलो रहने दो।